हम प्रारंभ करते हैं SYBA पेपर नंबर 3। इसके पहले हम प्रयोजन मूलक हिंदी, सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी इस टॉपिक का अभ्यास किया। उसके बाद पत्रकारिता का अभ्यास किया। पत्रकारिता की परिभाषा, स्वरूप, उसका महत्व, पत्रकारिता का विकास क्रम। पता नहीं आप में से कितने छात्र हाजिर थे। और आज हम देखने जा रहे अनुवाद। अनुवाद में हमें अनुवाद का अर्थ, उसका स्वरूप, उसकी परिभाषा और नंबर 4 भेदों की चर्चा करनी है। तो अनुवाद, जैसे कि अंग्रेजी का आसान शब्द आपके लिए परिचित होगा, ट्रांसलेशन। उसे हम हिंदी में अनुवाद के रूप में स्वीकार करेंगे। अनुवाद का व्युत्पत्ति मूलक और प्रवृत्ति मूलक अर्थ है पुनः कथन। उसका उत्पत्ति मूलक और प्रवृत्ति मूलक अर्थ है पुनः कथन, यानी कि एक बार कही हुई बात को दोबारा कहना। एक बार कही गई बात को दोबारा कहना। आप कहेंगे ये रिपीटेशन होगा, ये पुनरावृत्ति होगी, लेकिन नहीं। एक बार कही गई बात एक भाषा में कही हो तो उसे दूसरी भाषा में पुनः कहना। उदाहरण के तौर पर एक वाक्य मराठी का दिया हो तो मराठी में जो उस वाक्य में बात कही गई है उसी बात को दोबारा कहना है, लेकिन हिंदी भाषा में, तो उसे अनुवाद कहेंगे। भाषा चाहे मराठी हो, हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो। तो देखिए, अनुवाद का अर्थ है पुनः कथन, पुनः कहना। एक बार कही हुई बात जो एक भाषा में होती है उसी बात को दूसरी भाषा में कहना, इसे अनुवाद कहते हैं। वैसे अनुवाद यह शब्द संस्कृत भाषा का है। यह संस्कृत भाषा का शब्द है। देखिए, इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है परीक्षा में आपको ऐसा पूछा जाएगा कि अनुवाद शब्द किस भाषा का है। पर्याय दिए जाएंगे मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? संस्कृत। और उस संस्कृत पर आपको टिक मार करनी है, बराबर उत्तर के रूप में आपको लिखना है। तो अनुवाद यह शब्द संस्कृत का है। इसमें अनु, इस उपसर्ग को वद नाम का प्रत्यय लगा है। जैसे कि अभी ब्लैक बोर्ड होता तो मैं आपको दिखाता, अनु अधिक वद बराबर का चिन्ह अनुवाद। अब अनु का अर्थ है बाद में या पीछे पीछे। अनु का अर्थ है बाद में या पीछे पीछे। वद का अर्थ है द हलंत है, आपकी भाषा में द का पैर मोड़ना है, तो उस वद का अर्थ है बोलना, यानी कि बाद में बोलना या पुनः पुनः बोलना, पीछे पीछे बोलना। यानी कि यहां आते आते इस तरह से हम अनुवाद इस शब्द का अर्थ लेंगे कि बाद में या पीछे पीछे जो बोला जाता है या लिखा जाता है उसे अनुवाद कहेंगे। अब इस अनुवाद में पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति होती है, जैसे कि इसमें अर्थ की पुनरावृत्ति होती है, शब्द की नहीं। इसमें अर्थ की पुनरावृत्ति होती है, शब्द की नहीं। यानी कि मराठी भाषा का शब्द पुनः हिंदी भाषा में नहीं आएगा। पहले वाक्य में मराठी का शब्द होगा तो दूसरे वाक्य में हिंदी का शब्द होगा। अर्थ बराबर आएगा मराठी में भी और हिंदी में भी, लेकिन शब्द पहले वाक्य में मराठी का शब्द होगा तो अनुवाद करने वाले वाक्य में हिंदी का शब्द होगा।
सबसे आसान अगर आपको उदाहरण देना हो तो आपको पता चलेगा कि जैसे कि आमतौर पर हम अपने घर में जो पिंजरा होता है उसमें तोता पालते हैं, तोता, पैरोट, पोपट। देखिए ये भी अनुवाद है, तोता, पैरोट, पोपट। एक शब्द पैरोट अंग्रेजी का है, उसका हिंदी अनुवाद तोता है, तो उसका मराठी अनुवाद क्या होगा? पोपट। यहां इन 3 शब्दों से आपको अनुवादी शब्द का अर्थ पता चला होगा, लेकिन उसे और गहराई में समझ कर लेना हो तो इस तरह से हम तोते को बोलना सिखाते हैं। जो तोता अपने घर में पालता है, पिंजड़े में उसे खाने के लिए अमरूद देते हैं। अमरूद का अनुवाद मराठी में क्या? पेरू। अमरूद खाने को देते हैं, उसे पानी पिलाते हैं, उसको तरह तरह के फल खिलाएंगे और उसके साथ हम बात करते हैं, उसे बोलना सिखाते हैं। अब अनुवाद का सीधा सरल अर्थ है तोते का बोलना। अब तोता क्या बोलेगा? जो हम सिखाएंगे वही तोता बोलेगा। जो हम सिखाएंगे वही तोता बोलेगा। यानी कि कई घरों में मैंने देखा है कि उनके घर में पिंजरे में तोता होता है, बड़ा चतुर तोता होता है, और वो तोता बोलता है, तोते की बोली में बोलता है। क्या बोलता है? या, बसा, नमस्कार, मराठी में बोलता है। आओ, बैठो, नमस्ते, वो उसके तोते की बोली में बोलता है। यानी कि अनुवाद को मोटा मोटी हम कहते हैं तोते का बोलना। यानी क्या? हम जो बोलते वही तोता बोलता, लेकिन हम अपनी भाषा में बोलते, तोता अपनी भाषा में बोलता। तो इस तरह से अनुवाद को कहा जाता है तोते का बोलना। ठीक है। अब अनुवाद के लिए अंग्रेजी में शब्द है ट्रांसलेशन, TRANSLATION, ट्रांसलेशन। अब अंग्रेजी में ट्रांसलेशन ये शब्द कहां से आया? मूलतः ये शब्द अंग्रेजी का नहीं है, ये शब्द है फ्रेंच भाषा का। और फ्रेंच भाषा में ट्रांसलेटर ये शब्द था, और उस फ्रेंच भाषा के ट्रांसलेटर से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बना। ट्रांसलेटर से ट्रांसलेशन बना। अब इस ट्रांसलेटर का अर्थ है पारवाहन। पारवाहन अर्थात एक स्थान बिंदु से दूसरे स्थान बिंदु तक जाना। एक स्थान बिंदु से दूसरे स्थान बिंदु तक जाना, यह अर्थ रहा ट्रांसलेटर का, पारवहन का। जैसे कि अंग्रेजी में ट्रांसलेशन शब्द है, संस्कृत का अनुवाद शब्द है, हिंदी में भी हम उसे अनुवाद ही कहते, मराठी में इसके लिए भाषांतर कहते, बंगला में तर्जमा कहते, उर्दू में तर्जुमा कहते, तेलुगु में अनुवादम कहते, तो हिंदी, गुजराती, असमी में अनुवाद कहते। देखिए अलग अलग शब्दों के नाम मैंने इसलिए आपके सामने रखे ताकि आपको अनुवाद की संज्ञा संकल्पना को आप भली भांति अच्छी तरह से समझ सके। तो ये ऐसा अनुवाद आपको अभ्यास के लिए क्यों है? कि देखिएगा आपको याद आता होगा तो SYB शुरू करने के पहले मैंने 50 अंग्रेजी शब्दों की और उस शब्द के हिंदी अर्थ की एक सूची ग्रुप पर दी थी। एक और अंग्रेजी का शब्द था और उसका अनुवाद हिंदी में किया हुआ उसका अर्थ था। अब देखिएगा आने वाली परीक्षा में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रश्नों का हल करना है। वहां पूछा जाएगा, कई शब्द आपको दिए थे, उदाहरण के तौर पर पहला ही शब्द था अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर इस शब्द के लिए हिंदी में क्या कहते, या अकाउंटिंग ईयर इस शब्द का हिंदी में क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे।
एक होगा शैक्षणिक वर्ष, दूसरा होगा आर्थिक वर्ष, तीसरा होगा लेखा वर्ष, चौथा होगा छुट्टी का वर्ष। अकाउंटिंग ईयर का अर्थ हिंदी में क्या है? अकाउंटिंग ईयर शैक्षणिक वर्ष, आर्थिक वर्ष, छुट्टी का वर्ष या लेखा वर्ष। तो उसका सही उत्तर होगा लेखा वर्ष। इसलिए मैंने जो 50 शब्दों को आपकी सूची दी है, उन 50 शब्दों के अर्थ भी कंठस्थ कर लीजिए या उसका अभ्यास कीजिए, ताकि वह परीक्षा में इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा। अगर शुरू में मैंने दिए हैं, नहीं है आप कहेंगे तो मैं पुनः उसे ग्रुप पर डाल दूंगा, लेकिन उसका अभ्यास आपके लिए जरूरी है। तो इस तरह से ट्रांसलेशन, ये जो 50 शब्द दिए और उन 50 शब्दों का जो अर्थ है, आगे चलकर जब मैं अनुवाद के भेद पढ़ाऊंगा कि भावानुवाद, अर्थानुवाद, शब्दानुवाद, ये शब्दानुवाद के 50 उदाहरण है। तो जो अनुवाद के भेद और प्रकारों का अभ्यास करेंगे तो वहां ये शब्दानुवाद इस तरह से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर भी इस तरह से अनुवाद की क्यों आवश्यकता है? आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि सर ये आप हमें क्यों पढ़ाते हो? इसकी क्या जरूरत है? इसकी क्या आवश्यकता है? तो उसका जवाब क्या होगा कि आज हम 21वीं शताब्दी में हैं और बीती हुई जो 20वीं शताब्दी है, उस 20वीं शताब्दी को कहा जाता है कि 20वीं शताब्दी अनुवाद की शताब्दी थी। वो 20वीं शताब्दी अनुवाद का युग था। क्यों? क्योंकि अनुवाद एक भाषा साहित्य की मूल्यवान निधि को दूसरे भाषा भाषी तक पहुंचाता है। एक भाषा में उस साहित्य में जो अनमोल निधि होगी, मान लीजिए कि मराठी में बड़ी ज्ञान राशि है एक किताब में, और अन्य भाषिक लोग जैसे कि तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, अंग्रेजी है, हिंदी है, ये लोग इस मराठी के ज्ञान राशि, उसकी संपत्ति को भाषा की बाधा के कारण नहीं समझ सकेंगे। तो उनके लिए सुविधा क्या है कि उस मराठी भाषा का तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उर्दू, मलयालम में अनुवाद करे, ताकि मराठी की ये ज्ञान राशि दूसरे भाषा भाषी तक पहुंच सके। और दोस्तों, आज ही नहीं, बरसों से विश्व के हर देश में, विश्व के हर कोने में, विश्व के हर छोटी मोटी भाषा में रोज नित्य नवीन कोई ना कोई शोध, आविष्कार, संशोधन होता आया है। ये खोज आविष्कार कभी विज्ञान के रूप में, कभी तंत्रज्ञान के रूप में, कभी साहित्य के रूप में, कभी इस तरह से मानवीय मूल्यों के रूप में। तो उन देशों में, उन भाषाओं में जो नई खोज लगी है, वो दूसरी भाषा भाषी तक आसानी से समझ सके, इसके लिए बहुत जरूरी होता है अनुवाद। क्योंकि उसका अनुवाद किया कि साइंस में एक नई लेटेस्ट खोज लगी है कि कोरोना पर इस तरह से क्या क्या नई डेवलपमेंट हो रही है, नया संशोधन क्या हो रहा है, अंग्रेजी में हो रहा है, फ्रेंच भाषा में हो रहा है, रूसी भाषा में हो रहा है, और हम उस फ्रेंच, रूसी, अंग्रेजी भाषा को नहीं जानते। हम मराठी तक वो खोज आनी चाहिए। तो उस किताब का मराठी में अनुवाद किया, तो कोरोना पर क्या क्या उपाय करना है, कौन सी सावधानी बरतनी है, हम मराठी भाषा भाषी तक आसानी से पहुंच सकती है। इस कारण बरसों से नहीं, आज भी और आने वाले भविष्य में भी अनुवाद की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके माध्यम से हम देश विदेश की कई भाषाओं की जो संचित निधि होती है, जो ज्ञान राशि होती है,
वो आसानी से अनुवाद के माध्यम से हम तक पहुंचती है। नंबर 2, ये अनुवाद की सुविधा होने के कारण ही भाषा, साहित्य, समाज और राष्ट्र समृद्ध होता है। अनुवाद की सुविधा के कारण ही भाषा, साहित्य, समाज और राष्ट्र समृद्ध बनता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ मराठी में ही है, ऐसा नहीं कि सब कुछ अंग्रेजी भाषा में ही है, क्योंकि सभी भाषाओं में, सभी देशों में हर रोजाना नित नवीन कुछ ना कुछ होता है नया, और इस कारण हम उससे वंचित न हो जाए, इसलिए वो हम तक पहुंचाने का आसान माध्यम है, आसान तरीका है, सहज साधन है अनुवाद। दुर्भाग्य से आलोचक इस अनुवाद को दोयम दर्जे का कार्य कहते हैं। यह दूसरे दर्जे का काम है। कहानी लिखना बड़ा काम, कविता लिखना बड़ा काम, कोई उपन्यास लिखना बड़ा काम, और कोई साहित्यकार अगर किसी किताब का अनुवाद करता है तो वह दोयम दर्जे का है, वो घटिया काम है। ऐसा बहुत सालों पहले तक कहा जाता था, लेकिन आज की तारीख में अनुवाद की महत्ता इतनी बढ़ चुकी है। महत्ता इसलिए है कि आज हर किसी भाषा भाषी को अनुवाद की आवश्यकता है, और इस कारण दिन ब दिन इस अनुवाद का महत्व और उसकी आवश्यकता बढ़ती ही जाती है। हाँ, अनुवाद भले ही कोई मौलिक लेखन नहीं है, मौलिक यानी कि नवीन, ये कोई नवीन लेखन नहीं है, मौलिक लेखन नहीं है। जो बात अंग्रेजी में कही गई उसी बात को हिंदी में रखना है, जो बात हिंदी में कही गई है वही बात मराठी में लिखनी है, पुनः लिखनी है। तो ये कोई नवीन काम नहीं, ये नवनिर्माण नहीं, ये कोई मौलिक लेखन नहीं, लेकिन फिर भी अनुवाद ये एक सृजन प्रक्रिया है, यह एक नवनिर्माण की प्रक्रिया है। कैसे? देखिए, पुनः एक बार मैं आपको, जब आप 5वीं कक्षा में थे, उस 5वीं कक्षा का उदाहरण दूंगा। शायद आपको 5वीं कक्षा से अंग्रेजी का अभ्यास शुरू हुआ, नई अंग्रेजी आप सीख रहे थे, और घर वालों को लगा, माता पिता को लगा मेरा लाडला अंग्रेजी पढ़ रहा है, अंग्रेजी पढ़ता है, अंग्रेजी लिखता है, अंग्रेजी बोलता है, और लाडला बेटा भी माता पिता के सामने कई अंग्रेजी शब्दों का उच्चार करता था कि हॉट, दैट, सॉरी, वेलकम, गुड बाय, गुड मॉर्निंग, ऐसे शब्दों का उच्चारण करता होगा। देखिए, आपके साथ भी ये वाकया घटा होगा, घटना घटी होगी कि आपके घर में कोई मेहमान आया और आप आपके मम्मी के बड़े लाडले बेटे थे। मम्मी उस पढ़े लिखे मेहमान को कहते हैं कि देखो, हमारा बंटी अंग्रेजी समझता है, अंग्रेजी बोलता है, तुम उसे अंग्रेजी में कुछ सवाल पूछो, वो जवाब देगा। अब जो मेहमान आया था वो बड़े संकट में फंसता है। उस 5वीं क्लास के बच्चे को क्या सवाल पूछा जाए? फिर वो सवाल पूछता, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, सवाल पूछा। आप 5वीं कक्षा के हैं, अभी अभी अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया था, आप उस प्रश्न को सुनते हैं और सुनकर उत्तर देने के पहले आपके मन में एक सृजन प्रक्रिया शुरू होती है। वो सृजन प्रक्रिया कौन सी? सवाल पूछा था, व्हाट इज योर नेम, अंग्रेजी में था। आपकी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं जितनी मां ने कही थी। फिर आप उस क्षण भर में, सेकंड में क्या करते हो? उस अंग्रेजी भाषा का मराठी में अनुवाद करते हो। सवाल क्या पूछा? व्हाट, व्हाट यानी कि का, नेम यानी कि नाम, योर यानी कि तेरा, तेरा नाम क्या है, व्हाट
इज योर नेम, तेरा नाम क्या है? आपको जवाब देना है। पहले उसका मराठी में जवाब देते कि मेरा नाम बंटी है, फिर उस मराठी का अंग्रेजी में अनुवाद करते, मेरा, माय नेम, नाउ नेम, माय नेम इज बंटी। देखिए, रिश्तेदार ने, मेहमान ने सवाल पूछा, व्हाट इज योर नेम, उसका उत्तर देने के लिए आपने उस अंग्रेजी का मराठी में अनुवाद किया, उस प्रश्न का मराठी में उत्तर बनाया, उस उत्तर का अंग्रेजी में अनुवाद दिया और तपाक से बोले माय नेम इज बंटी। इसे लगा 1 क्षण, 2 क्षण, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, लेकिन इसके बीच में आपके मस्तिष्क में क्या हुआ? उसका अनुवाद चल रहा था। तो देखिए, अनुवाद भले ही मौलिक लेखन नहीं है, वो नवनिर्माण नहीं है, बल्कि वो एक सृजन प्रक्रिया है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में उस अंग्रेजी भाषा के लिए हिंदी भाषा में कौन सा शब्द है, वो शब्द ठीक ठाक उसके साथ बैठता है क्या, उसका अर्थ, अंग्रेजी का अर्थ, हिंदी का अर्थ योग्य, उचित, सटीक लगता है क्या, तब जाकर हम उस अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी का पर्यायी शब्द ढूंढते हैं। ऐसा जो अनुवाद है, इसे कहा जाता है, अनुवाद एक परकाया प्रवेश है। परकाया, पर यानी कि दूसरी, काया यानी कि शरीर। हमें दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़ता है, क्योंकि देखिए, हम मराठी भाषिक हैं और हमें अंग्रेजी पढ़नी है, तो हमें अंग्रेजी शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा। यह अनुवाद करते समय हमें अंग्रेजी के शरीर में प्रवेश करके उस मराठी का या हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद करना पड़ेगा। तो दूसरी भाषा के शरीर में जब तक प्रवेश नहीं करते, तब तक उस भाषा की वह संज्ञा, संकल्पना ठीक ठाक ढंग से हमारी समझ में नहीं आती। तो ये ऐसा अनुवाद ही है जो है, उस अनुवाद की कई परिभाषाएं बनाई गई है, लेकिन उन तमाम सारी परिभाषाओं को देखने के पहले उसके स्वरूप पर हम थोड़ी सी दृष्टि डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें एक बात काफी महत्वपूर्ण है कि देखिए, कहा गया था माइक्रोफोन आपके म्यूट कीजिएगा, माइक्रोफोन म्यूट कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से मुझे किसके किसके फोन चालू है ये दिखाई देता है। माइक्रोफोन म्यूट कीजिएगा। माइक्रोफोन म्यूट कीजिए। आवाज क्यों आ रही है? आवाज आ रही है, क्योंकि आप आवाज करेंगे तो मेरी बात आप तक नहीं पहुंचेगी। और परीक्षा में जब ऑब्जेक्टिव, देखिए, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम जितनी आसान है उतनी कठिन है। हो गई आवाज बंद आपकी? कौन बोल रहा है? हेलो? तो देखिएगा, इसके स्वरूप की चर्चा करते समय देखिए, मैं अंग्रेजी का एक वाक्य आपके सामने रखता हूं कि शिवाजी वॉज ए वॉकिंग टॉकिंग किंग। ये अंग्रेजी का वाक्य है।
उसे मराठी में अगर अनुवाद करना है तो अनुवाद करने वाला क्या करेगा? शिवाजी वॉज अ वॉकिंग टॉकिंग किंग। जिसकी अधकचरी अंग्रेजी है वो उसका अनुवाद करेगा कि शिवाजी हाथ चालता बोलता राजा होता। वैसे देखा जाए तो एक नजर से यह अनुवाद सही है, क्योंकि वॉकिंग का अर्थ चलने वाला, टॉकिंग का अर्थ बोलने वाला, यानी कि शिवाजी चलने और बोलने वाला राजा था। तो यह अर्थ एक नजर से सही है, लेकिन गलत भी है, क्योंकि दुनिया में जितने सारे राजा हुए वो उन्हें चलना आता था, उन्हें बोलना आता था। फिर इस अनुवाद में और क्या है? तो उसका सटीक अनुवाद क्या होगा? शिवाजी वॉज अ वेल नोन किंग। शिवाजी वॉज अ वेल नोन किंग। तो इस तरह से हर भाषा की, जिस भाषा से दूसरी भाषा में हमें अनुवाद करना है, तो यहाँ दो भाषा हमारे सामने होती है और हर भाषा की अपनी खूबी, अपनी प्रकृति, अपनी गुण विशेषता, अपनी शब्दावली, अपनी शैली एक दूसरे से अलग होती है, भिन्न होती है। इसलिए अनुवाद करते समय हमें एक नहीं, कम से कम दो भाषाओं का ज्ञान चाहिए। अंग्रेजी से मराठी में अनुवाद करना है तो अंग्रेजी का भी ज्ञान चाहिए, और इस तरह से मराठी का भी ज्ञान हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद इस तरह से हम इसकी परिभाषाओं को समझकर लेने की कोशिश करेंगे। एक पाश्चात्य विद्वान है कैटफोर्ड। ये इसकी परिभाषा क्या बनाते हैं? एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री में प्रतिस्थापित करना अनुवाद कहलाता है। देखिए, एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की पाठ्य सामग्री में स्थापित करना, प्रस्थापित करना, लेकिन कैसे? समानार्थक। एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री में प्रतिस्थापित करना अनुवाद कहलाता। कैटफोर्ड ने ये जो परिभाषा बनाई उसका क्या अर्थ है कि देखिए, अब इस सत्र में आपको केवल एक शब्द का अर्थ आपको हिंदी में लिखना है, एक शब्द का अर्थ आपको हिंदी में लिखना है। लेकिन इस सेमिस्टर थर्ड से जब सेमिस्टर फोर्थ में जाएंगे आप, तो वहां आपको एक परिच्छेद दिया जाएगा। अंग्रेजी का परिच्छेद होगा, उसका हिंदी में अनुवाद कीजिए, या हो सकता है मराठी का परिच्छेद दिया जाएगा, उसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो वहां जो परिच्छेद होगा वो किसी न किसी विषय से संबंधित होगा। उस परिच्छेद में किसी न किसी विषय के संदर्भ में सामग्री होगी, और वो मराठी का परिच्छेद होगा तो उस परिच्छेद में जो कुछ कहा गया वही आपको हिंदी में कहना है। सामग्री वही होगी, लेकिन मूल परिच्छेद में मराठी भाषा में वह सामग्री होगी, तो अनुवाद करते समय आपको वही सामग्री हिंदी भाषा में लानी है। यह हुआ अनुवाद। लेकिन वो समानार्थक चाहिए, समानार्थक चाहिए। अभी शिवाजी चालता बोलता राजा होता, इसका अनुवाद अंग्रेजी में शिवाजी वॉज ए वॉकिंग टॉकिंग किंग, ये अनुवाद होगा, लेकिन वो बड़ा सपट बयानी का अनुवाद होगा, वो अनुवाद बड़ा घटिया होगा। उसका अंग्रेजी में अनुवाद करना है कि शिवाजी यहाँ चालता बोलता राजा होता, तो उसके बदले में शिवाजी वॉज ए वॉकिंग टॉकिंग किंग। इस अनुवाद से बेहतर अनुवाद होगा शिवाजी वॉज अ वेल नोन किंग। तो देखिए, यहां वो समानार्थक बातें आई।
कि पहले वाक्य में जो कहा गया शिवाजी वॉज ए वेल नोन की, इस वाक्य में वो भाव, वो अर्थ यहां आता है। तो कैंट फोर ने एक बात की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में उस बात को रखना ठीक है, लेकिन उतने से काम नहीं चलेगा, तो उसका समान अर्थ आना चाहिए। समान अर्थ। अब ये अर्थ क्या चीज होती है? क्योंकि आपने एबीसीडी पढ़ी है, अलिफ बे पढ़ा है, या मराठी में वर्णमाला पढ़ी है, अ आ इ ई क ख ग च छ ज य र ल त स श हो, ये वर्ण है। और इस वर्ण को आकार उकार काना मात्रा लगाकर हम शब्द बनाते कि म है, म को काना लगाया मां, और एक बार मां लिखा तो मां। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारी जो मां है, उस मां का जो भाई होगा वो हमारा मामा। देखिए अर्थ। लेकिन हमारी मां की भाई जो होगा वो मामा, लेकिन हमारी मां की जो बहन होगी वो मामा नहीं होगी, वो मौसी होगी। देखिए अर्थ बदला, रिश्ता बदला, अर्थ बदला। समानार्थक यानी कि शब्द होता है, शब्द को अर्थ होता है। मामा इस शब्द को अर्थ है, मौसी इस शब्द को दूसरा अर्थ है। यानी कि वर्णमाला को आकार उकार काना मात्रा लगाकर शब्द बनते हैं, उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। कोई शब्द होता है, शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, और वह अर्थ निश्चित होता है। उस शब्द को वह अर्थ कहां से आता? कहां से आता? सबसे पहले डिक्शनरी या शब्दकोश में उसका अर्थ होता। नंबर 2, कभी कभी व्याकरण के आधार पर अर्थ होता। कभी कभार हम परंपरा से उस शब्द का प्रयोग करते और वही उसके साथ अर्थ जुड़ जाता। तो इस तरह से उस शब्द के अर्थ होने के कई आयाम है, उसकी गहराई में हमें नहीं जाना। मुझे इतना ही कहना है, शब्द को अर्थ होता है और वो एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे देखिए, कैंटफोर्ड की उस परिभाषा को समझ कर लेते समय एक शब्द मैं आपके सामने कहता हूं कि शब्द है गुलाब जामुन। मुझे तो ये शब्द काफी प्रिय है, क्योंकि वो पकवान मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आपको भी वो पसंद होगा। देखिए गुलाब जामुन, अब उस शब्द के अर्थ पर जाइए। सिर्फ खाइए मत, खाने में अच्छा लगेगा, लेकिन शब्द का अर्थ खोजेंगे, ढूंढेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि शब्द है गुलाब जामुन। अभी उस पकवान में गुलाब है क्या? गुलाब का फूल नहीं है। जामुन है क्या? जामुन भी नहीं, जामुन का फल भी नहीं है, गुलाब का फूल भी नहीं है। तो ना तो उसमें फल फूल है, ना गुलाब है, ना जामुन है, फिर भी वो शब्द ठीक ठाक नहीं है। अर्थ अच्छा है, अर्थ अच्छा है, लेकिन शब्द ठीक नहीं। यानी कि मुझे यहां आते आते आपको समझाना है, उस शब्द का सही सही उचित अर्थ हो, ओके, साथ ही उस अर्थ का सही सही प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द भी होना चाहिए। तब कहीं जाकर कैंटफोर्ड की वो जो परिभाषा है कि एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री से प्रतिस्थापित किया जाता, उसे अनुवाद कहते हैं। ये रही पहली परिभाषा। अब उसकी दूसरी परिभाषा हम देखेंगे। ये नाइडा और टेबर ने बनाई है। दो विद्वान हैं, दोनों ने मिलकर परिभाषा बनाई, नाइडा और टेबर। क्या कहते हैं?
मूल भाषा के संदेश के समतुल्य संदेश को, मूल भाषा के संदेश को समतुल्य संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की क्रिया अनुवाद कहती है। एक मूल भाषा का जो संदेश होगा उसके समतुल्य संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की क्रिया अनुवाद कहलाती है। अभी मूल भाषा का संदेश क्या है? कम हियर अंग्रेजी का शब्द है। इसका अर्थ मराठी में क्या होगा? इकडे ए। हिंदी में उसका अनुवाद क्या होगा? इधर आओ। देखिए, मूल भाषा का जो संदेश होगा उसमें जो कुछ कहा गया होगा उसके बिल्कुल समान संदेश हमें लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करना है। लक्ष्य, क्ष को यह जोड़ना। अभी अभी इस तरह से देखा, ये नया शब्द आया लक्ष्य भाषा। अनुवाद करते समय हमें दो भाषाओं का ज्ञान चाहिए। एक जो मूल भाषा है, ये मूल भाषा या जिसे स्रोत भाषा कहते, और दूसरी भाषा है लक्ष्य भाषा। यानी कि आपको 50 शब्द जो दिए उसमें अकाउंटिंग ईयर ये जो शब्द है वो मूल भाषा, और उसका हमें लक्ष्य भाषा में प्रश्न क्या पूछा था कि हिंदी में उसका अर्थ क्या है, तो हिंदी हमारी लक्ष्य भाषा होगी, तो हिंदी में उसका अर्थ क्या? लेखा वर्ष। तो देखिए, हमें एक परिच्छेद दिया जाएगा, चाहे मराठी का हो तो मराठी हुई स्रोत भाषा या मूल भाषा, और उसका हिंदी में अनुवाद करना है तो हिंदी होगी लक्ष्य भाषा। तो क्या है? मूल भाषा के संदेश को समतुल्य संदेश, मूल्य भाषा का समतुल्य संदेश लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करना अनुवाद है। ये बात समझ में आई कि वही संदेश कम हियर, इकडे ये मराठी, हिंदी में इधर आओ, तीनों का अर्थ बराबर है, समतुल्य है। लेकिन उस परिभाषा में आगे चलकर नायडा और टेबर क्या कहते हैं कि मूल भाषा के संदेश को समतुल्य संदेश लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करना अनुवाद है। लेकिन उसके आगे संदेशों की यह मूल्य समता अर्थ और शैली की दृष्टि से भी निकटतम और स्वाभाविक होनी चाहिए। अब जो आपने कम हियर को इकडे ये और इधर आओ ये शब्द रखे, ये दूसरी भाषा में जो शब्द आपने रखे वो क्या है? सही सही अर्थ का निर्वाह करे। कम हियर यानी कि इधर आओ, उधर नहीं जाओ, उसका अर्थ ये नहीं होता। कम हियर इधर आओ, उसका अर्थ वो नहीं होगा कि उधर जाओ, यानी कि अर्थ की समानता हो, इसके साथ ही शैली की समानता। कम हियर यानी कि इसमें क्या है? इस वाक्य में आदेश है, आज्ञा है, ऑर्डर है, कम हियर। और मराठी में भी उसका अनुवाद करते समय इकडे ये, यहां भी आदेश है, इधर आओ, इसमें भी आदेश है। यानी कि शैली की दृष्टि से भी देखना होगा और अर्थ की दृष्टि से भी देखना होगा कि इन दोनों में समानता है या नहीं। यानी कि अर्थ की दृष्टि से समानता हो और दूसरी शैली की दृष्टि से समानता हो, तो इस तरह से हमें इसे समझाना आसान हो जाता है। तो अब देखिए, आपको इसके बाद दूसरा लेक्चर होगा, इसे लेकर आपके मन में कोई शंका हो, परीक्षा की दृष्टि से कोई प्रश्न पढ़ते हो तो उसे आप पूछिए। कोई शंका है? और परीक्षा के फॉर्म भरने हैं,
इसका आपका अटेंडेंस डायरेक्ट कॉलेज की वेबसाइट को जाता है और उन्हीं को ही परीक्षा का फॉर्म भरने की अनुमति होगी कि जिसका अटेंडेंस सही हो, क्योंकि आज शायद 9 ही बच्चे थे। चलो, आपको कोई शंका है, कोई प्रश्न है, पूछिए। परीक्षा को लेकर, अभ्यासक्रम को लेकर बोलो। दीप्ति, राकेश, अभी आप कैमरा ऑन कर सकते हो, कोई भी सवाल पूछ सकते हो, बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर, आप एमसीक्यू हमें एमसीक्यू नहीं दिए, मैं दे दूंगा, लेकिन मैं जो एमसीक्यू दे दूंगा मैं भी दे दूंगा, और क्वेश्चन पेपर क्लस्टर के जो प्रमुख है वो सेट करने वाले हैं। अभी मैं हो सकता है 100 क्वेश्चन आपको दे दूंगा, सभी प्रश्न उसी में से आएंगे ऐसा कोई निश्चित नहीं कह सकता, क्योंकि मैं पेपर सेटर नहीं हूं। इसके पहले यहाँ कॉलेज में पेपर सेट होता था, जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस में परीक्षा होती थी तो क्या होता था कि मेरा पेपर मैं निकालता, बामनी जी का पेपर बामनी जी निकालते, तो ये किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे उसे मैं आपको दे दूंगा। हाँ वही सर, वही। लेकिन वही प्रश्न पूछे जाएंगे ऐसी संभावना नहीं है, इसलिए आपको लेक्चर बारीकी से सुनना होगा। जैसे कि अभी मैंने कहा कि अनुवाद ये शब्द किस भाषा का है, अभी मैंने पढ़ाया है, वो ऑप्शन दिए जाएंगे मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। उत्तर क्या होगा, बोलो बोलो ना। हेलो, संस्कृत होगा। तो इसके लिए आपको लेक्चर तो अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर निकालना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वो यूनिवर्सिटी क्लस्टर में 3-4 लोगों को एक साथ अपॉइंट करते हैं और वो क्वेश्चन पेपर निकालते हैं। इसी कारण मैंने पूछा कि आपका अटेंडेंस कैसा है, उसके जैसे प्रश्न आएंगे। हाँ, नेक्स्ट बोलो। और कोई प्रश्न है? इसके बाद कौन सा लेक्चर है आपका? हेलो, इसके बाद कौन सा लेक्चर है? चलिए, फिर अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहां रुक जाते हैं। ओके, बोलो। चलो ठीक है। हेलो सर। हाँ बोला, बोला। सर टाइम क्या है, फॉर्म भरने का टाइम क्या है एग्जाम का? वो नोटिस आएगी ना आपको, ग्रुप पर आएगी ना, SYBA के ग्रुप पर आएगी नोटिस। अभी तक कहीं नहीं हुआ, शायद यह नोटिस आई होगी तो देख लो जरा। या मैं कल हो सके तो अगर नोटिस निकाली होगी तो ग्रुप पर डाल दूंगा। और कोई बात है पूछने की? नहीं सर। हाँ चलो फिर ठीक है, ओके।